तो आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब तक 131 प्रत्याशियों ने 179 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन 91 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए। 30 मार्च तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। राजस्थान में पहले फेज के तहत 12 लोकसभा सीटें हैं और उसकी जानकारी भी दे देता हूं, जिनमें कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर में नामांकन भरे गए हैं। आज हम इन 12 में से 6 सीटों पर चर्चा करेंगे। वो है जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। इन सीटों पर आमने सामने रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में सबसे ज़्यादा 17 नामांकन जो है भरे गए हैं। इसके बाद जयपुर, सीकर और चूरू से 16 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह हैं, जो पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष है, जबकि उनके सामने कांग्रेस ने युवा नेता अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया है। करौली धौलपुर से केवल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। करौली धौलपुर से बीजेपी ने सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का टिकट काटकर करौली पंचायत समिति की पूर्व प्रधान इंदू देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया, जिनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मंत्री भजन लाल जाटव से है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां से उम्मीदवार उतारा। श्रीगंगानगर की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान ने नामांकन पत्र भरा, जो अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने निहाल चंद का टिकट काटकर प्रियंका को उम्मीदवार बनाया। दूसरी ओर श्रीगंगानगर से कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को उम्मीदवार बनाया। बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार चुनाव मैदान में उनके सामने कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जो है उम्मीदवार बनाया। चूरू में अब सबसे बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। बीजेपी से सांसद रहे राहुल कसवा का टिकट कटा, तो वहां पर बीजेपी ने पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने राहुल कसवा को जो है टिकट दे दिया है। वहां पर झुंझुनू में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी बीजेपी उम्मीदवार हैं। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक विजेंद्र सिंह ओला से है, जो कि बड़े जाट नेता हैं और शीशराम ओला के पुत्र हैं। तो ये कुछ समीकरण है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारे पास हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। पहले हम मुबारिक के पास चलेंगे। मुबारिक, पहले आप अपने जहाँ पे है उन जगहों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। शिप्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और कुलदीप भी श्रीगंगानगर से हैं। कुलदीप, आपके पास बाद में आऊँगा, पहले मुबारिक, उसके बाद शिप्रा जी के पास चलूँगा। जी बाबा, एक बार सवाल दोहराइए। मेरा सवाल ये है कि जो आपके आसपास की सीटें, जयपुर ग्रामीण, इन सब सीटों के बारे में क्या हाल है? आप रिपोर्ट करते हैं, रोज घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं? बाबा, चर्चाओं की अगर आप बात करें तो इन दिनों राजस्थान में जो लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें हर जगह की अपने आप में एक अलग स्थिति, अलग उहापोह की स्थिति हम कह सकते हैं। हर जगह अलग जातिगत चाहे समीकरण हो, चाहे राजनीतिक समीकरण हो। कई नेता टिकट नहीं लेना चाह रहे हैं तो कई जगह जबरदस्ती टिकट दिए जा रहे हैं। इस तरह की भी चीजें हो रही है। कई अंदर खाने फूट की भी जो है चर्चाएं चल रही है। कई पुराने नेताओं की जो टिकट काट दी गई, उससे भी पार्टी में और तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ये सारी चीजें चल रही है। इसी बीच देखिए, सबसे बड़ी खबर जो कल आई कि राजसमंद से जो हम कह सकते हैं कि पूर्व विधायक रहे हैं सुदर्शन सिंह रावत, उनको वहां से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को जो है एक लेटर लिखकर मना किया कि मैंने टिकट नहीं मांगी, ना मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने मांगी। मैं मेरे व्यक्तिगत व्यवसाय के चलते ये कह सकते हैं कि वो विदेश दौरे पर थे और इसी बीच पीछे से उन्हें टिकट दे दी जाती है। और अपने टिकट को लेकर उन्होंने अपने पत्र में भी ये जिक्र किया कि जब उन्होंने उस सूची में अपना नाम देखा तो वो खुद आश्चर्यचकित थे। तो आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या हो रहा है कि चाहे जयपुर सीट की बाबा आपको याद है कि सुनील शर्मा को टिकट दिया गया था, फिर एक विवाद के चलते उनका टिकट उनसे लेकर जो है प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया। जब प्रताप सिंह खाचरियावास से
हमने बातचीत की तो उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस किस तरह जो है अब आगे बढ़ रही है, एक तरफ कह रही है कि इस बार हम बीजेपी की इस हैट्रिक को रोक देंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने इन दिनों चल क्या रहा है, ये अपने आप एक बड़ा जो है वो सवाल है। हमारे साथ सुदर्शन सिंह रावत खुद मौजूद है कि इन्हें टिकट दिया गया था, तो ऐसे में क्या कारण रहे सुदर्शन जी कि आपको टिकट लौटाना पड़ रहा है, मना कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने इसके बारे में जब पुराने समय से 1 महीने से चर्चा चल रही थी टिकट के बारे में, तभी से मैंने ये कह दिया था कि मैं इस बार इस चुनाव को लड़ने में हमारी तैयारी नहीं है और मेरी असहमति थी पूरी तरीके से कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार, और किसी एक नए युवा और इच्छुक उम्मीदवार को अपन उम्मीदवार बनाए तो बेटर रहेगा। तो ऐसा सुदर्शन जी, एक मेरा सवाल ये कि ऐसा क्या कारण रहा कि भाई पहले आप विधायक भी रहे हैं, उस इलाके में सक्रिय, आपकी इस इलाके में अच्छी पैठ मानी जाती है और व्यापारी वर्ग भी आपको पसंद करता है उस इलाके का, तो ऐसे में कारण क्या रहे कि कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, टिकट मिलने के बावजूद नहीं लड़ रहे हैं आप? देखिए, जब कांग्रेस में टिकट का डिस्कशंस हुए तो उसी समय ये चर्चा हो गई थी कि मैं नहीं लड़ूंगा और दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में बात होगी। उसके मैंने रीजंस हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे सभी शीर्ष नेताओं को बताया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद से हमारी पूरी टीम, जो हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, हमारे साथी लोग हैं, हमने सबने निर्णय करके कि हम थोड़ी और तैयारी करके मजबूती के साथ अगली बार वापस भीमदेवगढ़ से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम भीमदेवगढ़ में निश्चित तौर पर सक्रिय हैं, पर जब एक लोकसभा चुनाव लड़ने की बात आती है तो हम लोग 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं, पूरी तैयारी होती है, टीम वर्क से चुनाव लड़ा जाता है, वो सब चीजें नहीं थी। एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि उस इलाके के, क्योंकि पत्र में आपने जिक्र किया कि इलाके के कोई बड़े नेता ने ही जबरदस्ती आपका नाम दे दिया, तो उस नेता का भी नाम लेना चाहेंगे और क्या कारण है उन नेताजी ने ऐसा किया? देखिए, वो मैंने पत्र मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखा था और उससे संबंधित डिटेल्स भी मैंने उनसे डिस्कस करी है, और मैंने जो मेरी व्यथा थी बता दी कि जब कोई चीज़ डिस्कस हो जाती है पार्टी के अंदर और उसके बाद किसी व्यक्ति को कन्वे हो जाती है कि ठीक है आपको नहीं लड़ना है, कोई दूसरा उम्मीदवार लड़ेगा, तो हम अपनी खुद की प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, और उसके बाद फिर कैंडिडेचर डिक्लेयर हो जाता है और फिर एकदम मुझे पता लगता है कि पार्टी आलाकमान को मिसगाइड किया गया। देखिए, मिसगाइड नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। ये मिसगाइड तो कौन करना चाहेगा? कांग्रेस पार्टी में सब लोग चाहेंगे अच्छे उम्मीदवार को फील्ड करें, प्लेस करें, उनको लग रहा होगा कि मैं अच्छा उम्मीदवार, मुबारक। मुझे लग रहा है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है और मैं इतनी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ सकता, न्याय नहीं कर पाऊंगा, ना सिंबल के साथ, ना मेरे कार्यकर्ताओं के साथ। तो इसलिए मैंने कहा था किसी इच्छुक और योग्य आदमी को जो तैयारी के साथ चुनाव लड़े, उसको सिंबल दिया जाए। चलिए, देखिए बाबा, आप सुन रहे थे जी, सिंह रावत जो है वो साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें समझा कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो ऐसे में पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। हालांकि वो खुद इच्छुक नहीं है और अब जो अपने टिकट को लेकर उन्होंने जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी कह दिया है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है। तो पार्टी अब विचार कर रही है कि उस इलाके से जो है संभवतः किसी राजपूत चेहरे को जो है मौका मिल सकता है राजसमंद से। जी, अब शिप्रा जी, अब मेरा सवाल ये है कि जो फर्स्ट फेज में जो सीटें जा रही हैं, और विरमा राम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। शिप्रा जी, ये जो सीटें हैं, और उसके बाद अभी एक खबर आई है कि 6 अप्रैल को कांग्रेस जो है एक बड़ी रैली वहाँ पर प्लान कर रही है और मैनिफेस्टो भी जयपुर में ही रिलीज किया जाएगा। तो ये अभी की डेवलपमेंट है। तो क्या जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं उसका क्या आकलन है आपका, यदि हम जयपुर और आसपास की सीटों की बात करें? देखिए, जयपुर की दोनों सीटें लग रही है मुझे कि जयपुर ग्रामीण में भाजपा से जो कैंडिडेट है राव राजेंद्र सिंह, और उनके सामने नया चेहरा, एक तरह से कहें कि युवा चेहरा अनिल चोपड़ा को उन्होंने उतारा है। तो राव राजेंद्र सिंह की अगर हम यूं छवि देखें मनोरंजन जी, तो एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार, मुद्दों की समझ रखने वाले, बहुत संजीदा एक तरह से नेता की छवि है राव राजेंद्र सिंह की। तो मजबूत कैंडिडेट है और मुझे नहीं लगता कि उस तरह की चुनौती के सामने अभी खड़ी है। तो जयपुर ग्रामीण की सीट और फिर राज्यवर्धन राठौड़ है, तो ये मजबूत सीट भाजपा की रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सेफ है। जयपुर की जो सीट है जहां पर मंजू शर्मा और अभी प्रताप सिंह को खड़ा किया है, तो थोड़ा सा जो अंदर की बातें जो सुनने को मिल रही है वो ये जरूर है कि प्रताप सिंह जी जैसे, हालांकि बहुत अनुभवी कांग्रेसी नेता है, उन लोगों की थोड़ी सी चिंता ये है कि कांग्रेस में जो चुनाव में टक्कर देने के लिए जिस तरह की उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसको लेकर खासी चिंता है। तो थोड़ा सा
मुझे लगता है कि वो एक एस्पेक्ट है जिसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट जो है वो कांग्रेस के जो खासतौर से कैंडिडेट्स है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो जयपुर की जो दोनों सीटें हैं, मुझे लग रहा है कि भाजपा जो है वो थोड़ी मजबूत स्थिति में लगती है। करौली धौलपुर वाली जो सीट है जहां इंदु देवी जाटव, जो क्योंकि उनका पहला चुनाव होगा, जमीनी नेता है वो और प्रधान रही है 2015 से 2020 तक, तो उनका भी मुझे लग रहा है कि उनके सामने जो, क्योंकि डॉक्टर मनोज राजौरिया का टिकट काटा गया है यहाँ पर, जो 2 बार से यहाँ पर एमपी थे, तो उनका सपोर्ट कितना रहता है कितना नहीं रहता है, तो ये थोड़ी सी सीट मुझे लग रहा है कि भजन लाल जाटव जो सामने है, क्योंकि अगर जातिगत समीकरण देखें तो दोनों एक ही तबके से आते हैं और भजन लाल जाटव भी पूर्व मंत्री रहे हैं, वह विधानसभा से हारे थे पहले, तो यहाँ पर भी समीकरण ऐसा लग रहा है कि मुकाबला तो है करौली और धौलपुर, क्योंकि एससी की सीट है ये भी। बीकानेर की सीट अगर हम कहें तो वो भी एससी की सीट हुई थी 2009 में, और यहाँ पर आप देखें कि बीकानेर की सीट ऐसी है, भले आप कहें कि अर्जुन राम मेघवाल जो है अभी मौजूदा सांसद हैं और केंद्र में उनकी अच्छी पकड़ रही है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पहले चुनाव में भी बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीते थे, मार्जिन हालांकि बाद में उनका बढ़ा है, और उनके सामने गोविंद राम मेघवाल जो है वो भी एक मजबूत किरदार है। तो अर्जुन राम मेघवाल जी की स्थिति सिर्फ इसलिए मजबूत कही जा सकती है क्योंकि जो मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे या कमल के नाम पर वोट पड़ेंगे, और केंद्रीय मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाते अगर हम देखें तो वो उतना खुद की एक वजूद जो होना चाहिए, उस तरह से उनका खुद का वजूद ना होते हुए वो कमल या मोदी के नाम पर ही वहां पर जो जीत होगी उस पे निर्भर करेगा। और सीटें आप कहें, सीकर की सीट है जो कि सीपीआईएम को दी है कांग्रेस ने, तो वहां पर भी मुझे नहीं लगता कि उस तरह की टक्कर है, क्योंकि अमरा राम बहुत सालों से हालांकि राजनीति में है, लगातार चुनाव लड़ रहे, एक ऐसा किरदार जी। एक चूरू की भी सीट है, चूरू की भी सीट है, चूरू की सीट तो देखिए हॉट सीट है ही चूरू की सीट में, क्योंकि राहुल कस्वा ने जो क्योंकि 2 टाइम एमपी रहे हैं और पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और वो अभी दल बदल कर शामिल हुए हैं, तो वहां पर भी बहुत जबरदस्त टक्कर है, क्योंकि जो झांझड़िया है, जो पैरा ओलंपियन है, उनके मुकाबले में जो कृष्णा पुनिया है जो कि ओलंपियन रही है, उनका सपोर्ट राहुल कस्वा को है। तो पूरा मतलब जातिगत समीकरण देखें और जो बीजेपी की जो नाराज वोट है, क्योंकि राहुल कस्वा का जो एक बेस है वो भी उनके सपोर्ट में आएगा, तो चूरू की सीट मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टक्कर की है शायद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सीपीआई के भी जो कैंडिडेट है बलराम पुनिया, उन्होंने भी अपना जो सपोर्ट है वो उनके राहुल के फेवर में दिया है। तो ये मुझे लग रहा है, और वहां पर वैसे भी अगर हम विधानसभा के लिहाज से देखें तो 8 सीटों में से 2 ही बीजेपी के साथ में रही। चलिए, ये और कैंडिडेट है वो बसपा के भी सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को अगर जाता है तो ये सीट जो है राहुल के लिए थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, कांग्रेस के लिए मजबूत हो जाती है। वीरमा जी, आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये जो 5-6 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, आपका क्या आकलन है? रंजन जी, इसमें 7 सीटें हैं जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि दावा भी कर रही है और समीकरण भी ऐसे हैं कि टक्कर वाली स्थिति है। ये 4 सीटें तो ऊपर की है, गंगानगर जो सबसे ज्यादा यदि किसान मूवमेंट का कहीं असर रहा है तो गंगानगर है, और आप अभी विधानसभा में भी देखें तो 5 सीटें कांग्रेस जीती है, और उनका जो वोट का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वो 1 लाख से ज्यादा का फर्क था, और जो 2 सीटें जो जीती है बीजेपी, उसमें दोनों जगह कांग्रेस के बागी थे, शार्दुल शहर और फिर गंगानगर जो प्रॉपर सीट है वो। इसके अलावा चूरू हॉट सीट है, बड़े परिवार से आते हैं। इसका सीकर में इनिशियली कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था वो हेजिटेशन में था कि कॉमरेड को सीट क्यों दे दी, लेकिन पिछले 2 दिनों में कहीं ना कहीं कांटे वाली स्थिति बन रही है, और खास तौर पे एक सुमेनानंद सरस्वती का स्टेटमेंट आया, उन्होंने जाट बोर्डिंग को लेकर के स्टेटमेंट दिया, तो उस स्टेटमेंट से थोड़ा सा जो जाट मतदाता है उसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके प्रति थोड़ी सी नाराजगी बनी है। तो ये सीट भी जो शिवराज जी बता रहे थे कि बीजेपी के लिए आसान है, मेरे ख्याल से आसान नहीं है। इनके अलावा झुंझुनू में भी विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और झुंझुनू स्वाभाविक किसान
आंदोलन का असर है और अग्निवीर का बहुत असर है। तो ये भी कांटे वाली सीट है। नागौर में वर्तमान में हनुमान बेनीवाल जो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान में कहीं ना कहीं थोड़े से आगे हैं। आगे क्या चुनाव रहता है, ये अलग बीकानेर, बात है। हमारी जो सीटें आज है बीकानेर है, जयपुर ग्रामीण है। मुझे लगता है बीकानेर में बीकानेर शहर से अर्जुन मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी आकर के वहां रोड शो कर दे शहर में, बीकानेर शहर उनको बचा सकता है। अन्यथा ग्रामीण में 2,64,000 कुछ वोटों से जीते थे पिछली मरतबा, और इस बार जो ये गोविंद मेघवाल हैं, ये खांटी दलित नेता की इमेज है। तो कहीं ना कहीं गोविंद मेघवाल के समर्थकों को लगता है कि हमें एक मुश्त दलित वोट मिलेगा, तो मनोरंजन जी शहर कहीं ना कहीं अर्जुन मेघवाल को बचा सकता है। वर्तमान में ये स्थिति है। इनके अलावा कांग्रेस दौसा और उससे बहुत उम्मीद है कांग्रेस को, खासतौर पे दौसा और करौली सवाई माधोपुर से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जयपुर की 2 सीटें हैं, पिछली बार 40% जयपुर की 2 सीटों जो के बारे में बताएं, ग्रामीण और प्रॉपर जयपुर। मेरे ख्याल से यदि कांग्रेस जीतने की उम्मीद कर रही है तो उनके हौसले को सलाम करना चाहिए। बहुत मुश्किल है साहब, बहुत चलिए, मुश्किल है। तो ये आज जो हमारी सीटें हैं, और सीधे गंगानगर की बात हो रही है बार बार, तो हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं, कुलदीप के पास। कुलदीप जी, पता है आप तो गंगानगर में है, वहां की परिस्थिति, आपके इस सीट के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, गंगानगर का जो चुनाव होता है वो हमेशा ही रोचक होता है। अब की बार जो श्री गंगानगर लोकसभा से कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका बेलान को अपना प्रत्याशी बनाया है। खास बात यह है कि ये दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो अनूपगढ़ जिले के निवासी हैं, जो कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का जो एक पार्ट है। कांग्रेस, क्योंकि श्री गंगानगर जो लोकसभा है उसके अंदर 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 5 विधानसभाओं में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2 पर बीजेपी ने और 1 में निर्दलीय जीता था। विधानसभा चुनाव के ठीक 1 महीने के बाद में कर्णपुर विधानसभा में भी चुनाव हुआ। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको मंत्री बना दिया गया था चुनाव से पहले ही, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इन सभी समीकरणों के बावजूद भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे रुपेंद्र कुन्नर, उन्होंने जीत हासिल की थी। और ठीक इसके बाद में जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो शुरू हो गया। लेकिन कुलदीप, सुनिए मेरी बात, इन सभी चीजों के सारे बढ़ रही है कुलदीप। लेकिन ऐसा कहा जाता है विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। भले ही कांग्रेस के पास 5 विधानसभा हो, लेकिन क्या वो लोकसभा में बिल्कुल, क्योंकि देखिए विधानसभा और लोकसभा के जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा करने की बात कही थी, उसको जो पूरा किया गया है, और इसका जो सबसे ज्यादा रिलीफ है वो श्री गंगानगर जिले को मिला है, क्योंकि श्री गंगानगर जिले के अंदर पूरे भारत का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता था। तो जो प्रदेश के अन्य हिस्से हैं वहां पर 4 से 5 रुपए प्रति लीटर जो सस्ता हुआ, लेकिन श्री गंगानगर के लोगों को ये जो अंतर है वो करीबन 8 से 8.5 रुपए तक का जो पेट्रोल डीजल है वो सस्ता मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या सीपी का मुद्दा हो, ये सभी भी जो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कल नामांकन हुआ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका बेलान का, तो उसमें जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे अशोक चांडक, निर्दलीय प्रत्याशी रही जो अशोक चांडक की पत्नी है करुणा चांडक, और आप पार्टी के जो प्रत्याशी रहे अमित कारगवाल, इन तीनों ने दर्जनों जो सरपंच डायरेक्टर है उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी का दामन है वो भी थाम लिया है। तो ऐसे में जो ये मुकाबला है वो काफी रोचक हो गया है। चलिए, बहुत रोचक है, आप नजर रखिए उस पर। और मेरा शिप्रा जी आपसे और विरमा जी आप दोनों से ये सवाल है कि यदि तो अब जो सीट वाइज बात हो रही है, गंगानगर, चूरू, ये बाकी सीटें, तो क्या इस बार बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि तीसरी बार शायद हैट्रिक नहीं हो रही है 25 सीटों की? अगर आप मुझसे पूछे तो देखिए, बीजेपी ने कहा कि रख कदम फूक फूक कर नादा, वो तो हर पार्टी को करना ही पड़ता है, क्योंकि टारगेट उन्होंने बहुत हाई सेट कर लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी जीत की धुन है, और जो 400 का टारगेट है, 370 का टारगेट है अकेली बीजेपी का, और उसमें भी ये तय किया है कि पहले जो 37% के मार्जिन का जो वोट बैंक था उसको भी बढ़ाकर 50% करना है, तो जीत का मार्जिन भी बढ़ाना है। तो वो टारगेट उन्होंने ऑलरेडी स्टेट लीडरशिप के लिए बहुत बड़े दे दिए हैं।
तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एड़ी चोटी का जोर है, और ये जो पूरा हम देख रहे हैं कि जो एक दल बदल का एक पूरा एक अभियान सा चल पड़ा है कि कांग्रेस के लोग भाजपा में भर्ती हो रहे हैं और भाजपा के भी कुछ इधर उधर हो रहे हैं। तो ये जो पूरी हलचल है ये इसी को दिखाती है कि टक्कर में कुछ जगह तो है, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि 25 सीटों का जो टारगेट उन्होंने सेट किया था उसको वो ये फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चल रहे। सबसे बड़ी बात है वो ये मान के चल रहे हैं कि टक्कर तो जहां है वहां कोई सिरा जो है वो हल्का नहीं छोड़ना है। जरूर। तो 25 की सीट, वो तो टारगेट तो होगा ही कि 25 ही जीत। जरूर। चैलेंजेस हैं 2-3 सीटों पर, जैसे आपने कहा। नहीं, आपने सही कहा। आप लोग दर्शक समझते हैं कि मतलब क्या चैलेंजेज हैं, क्योंकि आप लड़ ही रहे 443 सीट पे। 100 सीटें आपने इलाज के लिए छोड़ी है और 443 में 370 लाएंगे। कभी इस पे भी चर्चा करूंगा कि मेरे पास भी आंकड़े हैं कि कई राज्यों में आपकी सीटें हैं नहीं। विरमा जी, क्या आपको लगता है कि चैलेंजेज है? बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है कि इस बार ही मौका है। इसलिए देखिए 6 अप्रैल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे साहब रहेंगे और जयपुर से कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी। तो कांग्रेस ने भी कुछ सूंघ लिया है कि यहाँ पर इस बार चांस है, इसलिए यही लगाते हैं जोर, मध्य प्रदेश नहीं जाते हैं। जी मनोरंजन जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो ये मान तो नहीं रहे हैं कि हम 25 में से एक भी सीट हार रहे हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि उनके सामने चुनौतियां हैं और उनको लगता है इस तरह से नेताओं को शामिल करने की होड़ मची हुई है। निर्दलियों को मनाने के लिए कई घंटे सीएम बिता रहे हैं और काफी भागदौड़ कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा 2019 की तुलना में नीचा है। तो इससे लगता है कि वो 25 को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को लगता है, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों नेताओं को लगता है कि हम 5 से 6 सीटें यदि जोर लगाएं तो जीत सकते हैं। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि जो बड़े स्तर के कार्यक्रम हो रहे हैं मैनिफेस्टो के और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी की जुगत में है। और इसीलिए 2 सीटें तो गठबंधन को दे दी और तीसरी भी तैयारी में है ये लोग। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो इस बार 2 बार से लगातार 25 शून्य वाला वो कार्यक्रम इस बार नहीं रहेगा और कम से कम 2-3-4 सीटें वो निकाल सकते हैं। ऐसा कांग्रेस के लोगों का उनका विश्वास है। चलिए, हर पार्टी को विश्वास करने का जो है वो हक है। एक छोटा सा कमेंट लगूंगा मुबारिक से। मुबारिक, आप रोज जाते हैं सड़कों पे, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। ये जो चर्चा हो रही है कि कांग्रेस जो अपना पूरा जो है मैनिफेस्टो रिलीज करे, अक्सर दिल्ली में होता है, एआईसीसी दफ्तर में बड़ा सा मंच लगता है और वहाँ पे सारे जर्नलिस्ट जाते हैं। इस बार जयपुर में किया जा रहा है और कई बार मुझे भी वहाँ पे सवाल पूछने का मौका मिला है जब दिल्ली में होता है ये, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। जयपुर को चुन रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पार्टी को फीडबैक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाबा, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य भी है और राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो जिस तरह की हार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में बीते 5 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं राज्यों में, अलग अलग राज्यों में 5 में, तो वहां राजस्थान की उनकी तुलना में जो है वो स्थिति काफी ठीक थी। तो ऐसे में राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो कांग्रेस इस बार जो है 6 अप्रैल को जब अपना मैनिफेस्टो जो है वो जिसकी घोषणा करेगी, मैनिफेस्टो में हालांकि रहता क्या क्या है, क्या क्या चीजें कांग्रेस की उस पिटारे में आम जनता के लिए वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान की भूमि को चुनना, राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए युवाओं का प्रदेश है, खेती किसानी से जुड़ा ये इलाका है, सेना से जुड़ा ये इलाका है, नौकरी वाले लोग हैं। ऐसे में कैसे किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को साधा जाए, उसी को देखकर जो है राजस्थान को चुना गया। और राजस्थान से कांग्रेस जो अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी उसका मैसेज कहीं ना कहीं पूरे देश भर में देने का काम कांग्रेस जयपुर में जब 6 तारीख को ये होगा तो उस दिन करेगी। जी हाँ, 5 न्याय और 25 गारंटियां जो है वो उसकी घोषणा करेगी। अब शिप्रा जी और बिरमा जी, संक्षेप में आप दोनों से जवाब चाहूंगा। क्या अब हम और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक है? 2 बड़े नेताओं के बीच में, मैं गहलोत और सचिन की बात कर रहा हूं, क्या आपको लग रहा है ये चुनाव इकट्ठे वो लड़ रहे हैं या फिर एक दूसरे को ही खींच रहे हैं? शिप्रा जी पहले आप। नहीं, सब कुछ ठीक होने की तो मुझे नहीं लगता कि स्थिति होगी, क्योंकि गहलोत अभी पूरा फोकस कर रहे हैं अपने बेटे के चुनाव पर। और टोंक सवाई माधोपुर वाली जो सीट है उसमें जी, यदि शिप्रा जी बेटा इस बार नहीं जीता तो फिर गहलोत साहब के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब फिर तो दिल्ली में भी हम सब सवाल पूछेंगे। कांग्रेस, मैं तो कहती रही हूँ कि पूरी कांग्रेस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो है। अभी वो मैनिफेस्टो बना ले, कुछ भी बना ले, वो कोई
केंद्रीय सत्ता में तो आने वाले नहीं है, कितना भी मैनिफेस्टो उस मैनिफेस्टो का होगा क्या ये सबको पता है, तो नोबडी विल टेक देम सीरियसली। तो अभी तो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और वो 52 की सीट से अगर आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि 10-12 सीट अगर गेन करते हैं तो वो उनके लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चीज उसी में पटाखे छोड़ेंगे 24 अकबर रोड के बाहर, यदि 12 सीट में भी 10 सीट भी आगे होते। बिरमा जी, आपको क्या लगता है, गहलोत साहब का भी एक टेस्ट है, आप इतने बार मुख्यमंत्री रहे, आपका भी टेस्ट है, आपका बेटा दूसरी बार